अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बुक का रिव्यू करेंगे जो कि डी डेविड सॉल्यूशन हाउ टू रिक्लेम पावर एंड लिबर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पावर को किस तरह रिक्लेम कर सकते हैं। इसके बाद ये विलियम स्टीवर्ट की बुक थी। तो इसके ऊपर रिव्यू आगे यूट्यूब की किसी भी वीडियो में मुझे नहीं मिला। आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं। इस वजह से मैंने अगर ये पढ़ी है तो मैंने कहा कि मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर लास्ट में ये मौजूद होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो इसकी प्रेजेंटेशन या फिर इसको समराइज़ करने के लिए इसकी समरी उन लोग के पास मौजूद हो। तो चला आए बुक को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बुक का जो पर्पस था वो उन्होंने बेसिकली बताया हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने वर्कर्स हैं, उनको किस तरह एम्पावरमेंट उनको मोटिवेट कर सकते हैं काम के रिलेटेड। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को किस तरह सस्टेन रख सकते हैं, किस तरह उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह हम लोग कल्चर को एम्पावरमेंट को कैसे हम लोग लेके आ सकते हैं। तो ये जो बुक है ना, इस बुक में वो हमें बता रहे हैं कि जो मैनेजर है ना वो सबऑर्डिनेट कैसे हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। ठीक है, इस बुक के अंदर जैसे आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर 11 चैप्टर्स थे जो कि डिफरेंट उसके ऊपर बेस कर रहे थे टाइटल के ऊपर। तो उसके एंड के ऊपर हर चैप्टर के एंड के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग रीड आउट करने के बाद उस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। उसका मेन पर्पस यही था कि वो जो क्वेश्चंस हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने लोगों, अपने एम्प्लॉयज़ से पूछें, अपने मैनेजर्स से पूछें। उनको पता होना चाहिए कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो टीम वर्क का क्या मतलब है, उनके ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करती है। इस तरह की ना काफ़ी चीज़ें थी। तो चैप्टर नंबर 1 था जिसका मैं कंक्लूजन सिर्फ आप लोग को दूंगी। तो इसके अंदर मैं कोशिश करूँगी इस यूट्यूब के वीडियो के अंदर कि आप लोगों को एक लिंक मिल जाए जो आपको ड्राइव के ऊपर ले जाएगा। उसके ऊपर आपको इसकी फुल असाइनमेंट भी मिल जाएगी जो कि पूरी कह लें कि समरी टाइप पूरी बुक की समरी है वो आप लोगों को मिल जाएगी। चैप्टर वाइज भी मिल सकती है और दूसरी भी। तो चैप्टर नंबर 1 में वो हमें बता रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर का, कि हम लोग कल्चर ऑफ कोलेब्रेशन को किस तरह एक दूसरे के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ सकते हैं। तो कि ना हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना किसी डर की वजह से काम ना करें। कम्युनिकेशन आपस में उनकी शेयर्ड होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ में, आपस सब में वो जो है ना एक दूसरे को, ये नहीं कि सिर्फ बॉस को पता है और एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं कि क्या काम करना है उन लोगों ने। तो इसके अंदर आप लोग देखें इन द फर्स्ट चैप्टर द ऑथर एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएशन ए वर्क ऑफ ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। वो ट्रस्ट और कोलैबोरेशन को इन्हेंस करे वेयर एम्प्लॉयज फील एम्पावर्ड टू टेक रिस्क एंड इनोवेटिव विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट। वो कुछ ऐसा नया काम करें कि वो बगैर डर के वो काम कर सके, वो रिस्क टेकर हों। ठीक है, ही आल्सो हाईलाइट द नीड फॉर क्लियर कम्युनिकेशन एंड अलाइनमेंट अराउंड ए शेयर्ड विजन एंड गोल। ये देखें वो कह रहे हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि जो भी आपका विजन और मिशन है उनकी जो उनके बारे में आपके एम्प्लॉयज़ को भी, आपके सब ऑर्डिनेट्स को, सब मैनेजर्स को, सबको पता होना चाहिए। आगे चैप्टर नंबर 2 हम लोग अगर डिस्कस करें तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो हमें बता रहे हैं द चैप्टर बिगेन बाय डिफेंडिंग power as the ability to influence other and affect outcomes, and discuss how power is often uniquely distributed within an organization with some individuals or groups having more power than others। पावर जो है ना वो इन्फ्लुएंस करती है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो उस काम को उस काम को अपना काम समझ के काम करते हैं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर होती है। ठीक है, या आपका बॉस आपको कोई भी ऑर्डर देता है तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी होता है उस ऑर्डर को ओबे किया जाए। ठीक है, इसके अंदर वो हमें सिर्फ ना डिफ़ाइन कर रहे पावर को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे कि ग्रुप के अंदर कोई ना कोई किसी भी हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है। वो उस लीडर का काम क्या होता है, वो ग्रुप को लीड कर रहा होता है और उसी के पास मेन अथॉरिटी होती है पावर की। वो किसी भी तरह से, अगर टीचर आप लोग को एग्जाम्पल लें
तो क्लास के अंदर हमारा GR या CR होता है, तो सारी एबिलिटी ऑफ पावर मतलब सारी अथॉरिटी उसके पास होती है। वो चाहे तो वो अपनी टीम को जिस साइड पे मर्जी लेके जा सकता है। मतलब कन्फ्लिक्ट अराइज कराने हैं तो वो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो सबको लेके चले ना, सबको समझाए, सबको मतलब एक तरह से लेके मोटिवेट करे, तो कन्फ्लिक्ट कभी आएंगे ही नहीं। आगे वो हम लोगों को चैप्टर नंबर ऑथर आल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग विलिंग टू टेक रिस्क एंड चैलेंज द स्टेटस को इन ऑर्डर टू अफेक्ट चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो जो है रिस्क टेक करूँ, मतलब कुछ नया करने के लिए सोचें। ये नहीं कि वो किसी डर की वजह से, वो किसी पावर और अथॉरिटी की वजह से मतलब कर रहे हों। उनका जो लीडर है ना, उनको बजाय डर और खौफ से उनको मोटिवेट करके भी लेके चल सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर वो हमें बता रहे हैं दी ऑथर एम्फसाइजेस दैट कम्युनिकेशन शुड बी ए टू वे प्रोसेस। मतलब जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो टू वे प्रोसेस होता है। मतलब सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसे रिसीव करता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई कुछ भी दे रहे हैं तो वो उसके मतलब फीडबैक में या उसके रिटर्न में आपको जो है ना अच्छा काम प्रोवाइड करे। देन आप उस काम के ऊपर उसे फीडबैक प्रोवाइड करो कि ये काम कैसा है, ये काम मतलब ठीक उसने किया है या नहीं किया, कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही। ये नहीं कि सिर्फ उसको सुन लेना, आगे से जो है उसे कोई जवाब फीडबैक देना ही नहीं है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आल्सो एडवोकेट फॉर ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन विद लीडर बीइंग हॉनेस्ट एंड ओपन विद देयर टीम अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, चैलेंजेस एंड डिसीजन मेकिंग पर्सन्स। वो कह रहे हैं कि आपका जो भी लीडर है ना, उसको हॉनेस्ट होना चाहिए। वो ओपन मतलब ओपन माइंड, ओपन ऐसा हो कि सब टीम को साथ लेके चले। ठीक है, ये नहीं कि कभी किसी एक के साथ उसके पर्सनल अगर कोई इन्फ्लिक्ट आ रहे कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं ना, तो वो उनसे चीज़ें छुपाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप लोग आ जाते हैं तो अगर आपके पर्सनल भी कन्फ्लिक्ट है ना, तो उसको भी आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, वो उसको भी अंदर ना लेके आए। जिस तरह इसकी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, अगर कोई एक डॉक्टर है ना, तो उनसे ना सबसे पहले एक अहद लिया जाता है कि आप लोगों ने जब भी अगर कोई आपके पास आपका दुश्मन मतलब आपका कोई ऐसा आ जाता है जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो एज अ पेशेंट आपके पास आ जाता है, वो मर रहा हो, तो आप लोगों ने बजाय अपनी दुश्मनी को एक साइड पे रखते हुए उसको ट्रीट करना है, उसको कोशिश करना है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन आपने पूरी अपनी तरफ से एफर्ट करनी है। ये नहीं दिल में रखना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो अब मैं भी इसके साथ ऐसा करूँगा। तो ये चीज़ इधर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया था कि हम लोग ना इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डेविड ने कुछ सजेशंस दी थी जिसके अंदर हम लोग क्लियर कम्युनिकेशन चैनल बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनकरेजिंग फीडबैक, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि आपका अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे आप फीडबैक लाजमी उसके ऊपर दें। उसके बाद उन्हें इनकरेज करें कि अगर फीडबैक वो लें भी और दें भी। ठीक है, प्रोवाइडिंग कंटेक्ट्स, आप जो भी काम करने लगे हैं तो सबको वो एक कंटेक्स्ट उसका जो, जैसे अगर आप बुक देखते हैं तो उसका टाइटल होता है ना कि आपने इसमें ये करना है, तो ये पढ़ेंगे, वो एक कंटेक्स्ट उन लोग को दे दे। सेलिब्रेटिंग सक्सेस, अगर आपका एम्प्लॉय किसी भी काम में कामयाब होता है तो आप उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में वो हम लोग को बता रहे हैं, इन दिस चैप्टर ऑथर एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ए क्लियर विजन एंड प्रायोरिटीज़ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वो बता रहे हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनका उनका उनको उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, क्लियर विजन होना चाहिए उनके पास। उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच कर रही हों। ये नहीं कि उनकी प्रायोरिटीज़ कोई और हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी और डायमेंशंस में जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं, ही सजेस्ट दैट ए क्लियर विजन हेल्प टू अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स व्हेन इट्स मिशन एंड पर्पस
While priorities help to determine which activities and initiative are most important, वो कह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो अलाइन होना चाहिए आपके गोल्स के साथ, कि मतलब आपके गोल आपको कभी ना कभी आपके विजन के करीब तर लेके जा सके। विजन जो है बहुत ब्रॉडर टर्म है, उस तक हम लोग पहुंच नहीं पाते। जब हम उसके पास कहीं पहुंचने वाले होते हैं, हमारा विजन थोड़ा मतलब उसके पास कहीं ना लाइक कर रहा होता है, तो आपको गोल जो है ना वो एक पाथ प्रोवाइड करती हैं। तो आपका जो पाथ है वो आपकी क्लियर विजन के पास ही होना चाहिए और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी विजन के साथ मैच होते हों। तो उसके बाद वो हमें बता रहे हैं प्रायोरिटीज़ भी मतलब डिटरमाइन करती हैं कि वो आपके मिशन और विजन को क्लियर एम्फसाइज करेंगी। आगे वो कह रही हैं कि ऑथर रिकमेंड डैट यू आर आस्क सच एस क्वेश्चन। जब आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको रिकमेंड करने चाहिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने मैनेजर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों से पूछें। व्हाट इज़ मतलब उन लोग को सबको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर पर्पस इन एज ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, व्हाट डू वी वांट टू अचीव इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। मतलब आप लोग क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या अचीव करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में भी क्या अचीव करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म ये कि आप विद इन 3 to 5 मंथ्स आप शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आप लोग क्या अचीव कर रहे हैं, और आप लोग साल के बाद अगर सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपकी सेल इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई। तो व्हाट आर आवर मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आप लोग क्या चीज़ ऐसी स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि लोग आपसे सेटिस्फाई हैं। इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दे देती हैं, रिवॉर्ड्स देती हैं, फिर फीडबैक प्रोवाइड करती हैं, फिर उन्हें नॉन मोनेटरी और मोनेटरी वो दे देते हैं। फिर कोई टूर मतलब आप लोग को दिए जाते हैं कि आप लोग टूर जाके टूर करके आ सकते हैं। व्हाट आर द नीड एंड डिज़ायर ऑफ आवर कस्टमर्स। और इसके बाद सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप लोग अपने जो कस्टमर हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करें, उनकी डिज़ायर को जो है वो फुलफ़िल करें। ठीक है, तो आगे चैप्टर नंबर 5 हमारे पास आता है। आगे भी हम लोगों ने आगे हमने चैप्टर 4 किया, अब चैप्टर 5 है कि ऑथर एक्सप्लेन दैट इन्फ्लुएंस इज नॉट अबाउट बीइंग manipulative or disruptive, that rather about understanding the needs and motivation of other and using that knowledge to build strong relationship and trust। वो हमें कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और ट्रस्ट की बात कर रहा है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि काम करवाएं अपने एम्प्लॉयज़ से। तो वो काम जो है ना वो बिल्कुल टोटली उन्हें मोटिवेट करके होना चाहिए। जब आप उन्हें मोटिवेट करके काम करवाएंगे ना देन वो काम बहुत अच्छा होगा और वो उस काम को समझेंगे कि ये उनका अपना काम है। ऑर्गेनाइजेशन के काम को अपना काम जब कोई भी लेके समझे करेगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस जो है ना वो दिन ब दिन मतलब इंक्रीज की तरफ जाएगी। उसके बाद वो हमें कह रहे हैं ये आउटलाइन सर्वाइवल की प्रिंसिपल्स ऑन इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग लिसनिंग एक्टिवली एंड मतलब आप लोग दूसरों को एक्टिवली और ध्यान से मतलब दूसरों को सुने, फिर फोकस ऑन अदर पर्सन नीड एंड डिज़ायर रेदर देन देयर ओन, फिर बिल्डिंग रिपोर्ट एंड ट्रस्ट थ्रू ये उन्होंने ना उसकी कुछ की कह लें कि प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं कि जो आप लोग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। इसके अंदर उन लोगों ने बात बेसिकली की हुई थी एम्पावरमेंट की, कि मतलब आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह एम्पावरिंग कर सकते हैं। दिस चैप्टर emphasizes the importance of empowering employees to take ownership of their work and become entrepreneurs within the organization। इसके अंदर वो हमें कह रहे हैं कि ऐसा काम करें कि लोग फील करें कि ये हमारा अपना काम है। ये तभी हो सकता है जब आप ना उनको मोटिवेट करेंगे, उनको ऑनर फील करवाएंगे, तो देन वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करेंगे। इसके बाद वो ना द ऑथर आर्ग्यूड दैट दिस अप्रोच नॉट ओनली इंक्रीज एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन बट इट आल्सो लीड टू innovation and growth with the company।
कह रहा है कि इसके साथ ना ना सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो मतलब आपका एम्प्लॉय इंगेज होगा और जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब वो खुश होगा उस जॉब से, बल्कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो प्रॉफिट भी जनरेट करेगी। वो किस तरह कि आपका एम्प्लॉय जो है वो न्यू आइडियाज़ लेके आएगा, न्यू कुछ सोचेगा, और ग्रोथ जो है वो आपकी कंपनी की इंक्रीज हो जाएगी। आगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर वो हमें बता रहे हैं, ये जो मैंने अभी आपको बात किया, दी ऑथर एडवाइस फॉर इम्पावरिंग एम्प्लॉयज सच एज गिविंग देम autonomy and decision making power, providing opportunities for skill development and growth, and recognitive and rewarding their collaborating to the organization। आगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर वो हमें बता रहे हैं, इन दिस चैप्टर ऑथर एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पुटिंग द कस्टमर एट द सेंटर, customer at the centric of एवरीथिंग एन ऑर्गेनाइजेशन डज। इसके अंदर हमें बता रहे हैं कि कस्टमर मतलब जो आप लोगों से चाह रहा है ना वो आप लोगों से प्रोवाइड करें, ये नहीं कि जो आप लोगों के पास है वो उस मतलब उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसे दें, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपनानी है, ठीक हो गया। फिर कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएटिव इटसेल्फ फ्रॉम इट कॉम्पिटिटर्स एंड क्रिएट लॉन्ग टर्म सक्सेस। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म मतलब आपको बेनिफिट देगी, कंपटीटर्स आपके जो हैं वो कम होते जाएंगे। आगे चैप्टर नंबर 5 में ऑथर्स प्रोवाइड सर्वाइवल स्टेजेस फॉर बिकमिंग मोर कस्टमर्स है फोकस इन्फ्लुएंस। ये इसमें वो बता रहे हैं कि आपका कस्टमर ज़्यादा फोकस किन बातों पे कर सकता है। अंडरस्टैंड योर कस्टमर नीड एंड वांट्स, आप अंडरस्टैंड करें कस्टमर की नीड्स को और उसकी वांट्स को। फिर बिल्डिंग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर, फिर अपने कस्टमर के साथ बिल्ड रिलेशनशिप करें, वो फ्रेंडली आपके साथ कम्युनिकेट कर सके, आपको अपने इश्यूज बता सके, आपसे जो वो डिज़ायर वो नीड कर रख रहे वो आपसे मांग सके। वो जिस तरह की चीज़ आपसे मांग रहे इस महंगाई के दौर में वो आप उतने मतलब उसको प्राइस के अंदर न उसके मतलब चीज़ को पूरा कर रहे हों, ठीक है। फिर क्रिएटिंग ए कस्टमर फोकस कल्चर, आपने कस्टमर फोकस कल्चर को क्रिएट करना है। फिर मेयरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके बाद आपने मेयर करना है कि आपके प्रोडक्ट से आपका जो कस्टमर है वो कितना सेटिस्फाई है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, according to the author, an enabling organization is one that encourages employees to take ownership of their work and provide them with the tools and resources they need to succeed। इसके अंदर हम लोग को चैप्टर 8 में कह रहे हैं कि लोगों को ऑनर फील करवाएं, जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करें। मतलब जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को ना उसके बाद वो बता रहे हैं, दिस कैन इंक्लूड थिंग लाइक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल। आपके जो कस्टमर या आपके एम्प्लॉयज़ हैं जब वो क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हों तो आप उन्हें क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स दें, ऑन गोइंग ट्रेनिंग उन्हें दें कि वो जो काम करना चाह रहे हैं, जो टास्क करने वाले हैं उसके ऊपर उन्हें ट्रेनिंग दें। फिर उसके बाद डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें कि मतलब वो ज़्यादा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकें, वो बाहर जाके कुछ नया सीख के फिर दोबारा आपके पास आ जाए। मतलब जिस तरह आप उन्हें टूर पे थोड़ा सा देर भेजते हैं 3 मंथ के लिए या 4 मंथ के लिए, उधर वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो डेवलपमेंट मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए बाहर से अपॉर्चुनिटी ला के उसे अवेल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन कर सकते हैं। एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट टीम, और उन्हें मैनेजमेंट ऐसी प्रोवाइड करें कि वो सपोर्टिव हो, मतलब ये नहीं कि वो जब उन्हें कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है तो आप जी उन्हें मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं द ऑथर आल्सो नोट दैट बिल्डिंग एन enabling organization requires a shift in mindset from traditional command and control structure to give ugly and flexible approaches। फिर उसके बाद कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट मतलब आप लोगों ने करनी है इसके अंदर। दिस में इन्वॉल्व्स न्यू टेक्नोलॉजीज़ आप लोग लेके आएँ, फिर द डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स आप लोग लेके आएँ, एंड इनकरेजिंग ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। कुछ ऐसा कल्चर लेके आएँ कि जो कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा आपकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है इसके अंदर वो बात कर रहे हैं द ऑथर
द नीड फॉर रियल टीम वर्क, रियल टीम वर्क के ऊपर का बता रहा है कि वेयर टीम मेंबर्स कोलैबोरेट एंड सपोर्टिव ईच अदर टू अचीव शेयर्ड गोल। जब आपके सारे लोग एक ही कॉमन गोल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मिल के काम कर रहे होते हैं, तो आपका जो आइडिया है वो सपोर्टिव हो जाता है और कोलैबोरेटिव लोग के दरमियान होती है वो टीम मेंबर्स के, तो आप लोग शेयर्ड वे जो गोल आप लोगों के होते हैं उनको आप जल्दी अचीव कर लेते हैं, ठीक है। फिर रियल टीम रिक्वायर्स क्लियर कम्युनिकेशन वेयर टीम मेंबर्स शेयर इंफॉर्मेशन ओपनली एंड ऑनेस्टली। जो आपका रियल टीम है ना, मतलब वो कम्युनिकेशन ऐसे करते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ओपन होती है, सब लोगों के लिए होती है और हॉनेस्ट होती है और एक जैसी होती है, मतलब सबके लिए। फिर फाइनली रियल टीम वर्क रिक्वायर्स ए शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस वेयर टीम मेंबर्स आर aligned around a common goal and understand how their individual communication fit into the bigger picture। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास 9 है। द ऑथर आल्सो एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडर इन fostering real teamwork। Leader must set the tone by modeling the behavior and attitude। जो आप लोग ना थोड़ा सा इसे रीड कर लीजिएगा या अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करने तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आगे चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर वो फोकस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर, विच इन्वॉल्व्स एम्पावरिंग एंड अनएबलिंग एम्प्लॉयज टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 10 के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप की बात कर रहा है, तो इसके अंदर द इन्वॉल्व्स गिविंग एम्प्लॉयज़ दी ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजन। आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी पावर देते हैं कि वो डिसीजन कर सकता है, इनकरेज कोलैबोरेशन कर सकता है, दूसरों को कोलैबोरेशन के लिए इनकरेज कर सकते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 के अंदर वो हमें बता रहे हैं दिस चैप्टर फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ए सेट ऑफ वैल्यूज़ and principles that guide of organization action and decision making। आपके पास ना हम कुछ वैल्यूज़ होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आपने ओबे करना होता है। वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल शुड नॉट जस्ट बी एम्प्टी वर्ड्स ऑन वेबसाइट और ए ऑन वॉल। मतलब आपकी जो भी वैल्यूज़ है ना वो वेबसाइट के तक महदूद नहीं होनी चाहिए और ना ही वॉल तक किसी लगे चार्ट पेपर की तरह होनी चाहिए, बल्कि जो डीपली इंटीग्रेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड प्रैक्टिस साइड बाय एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लोगों से ना आपकी वैल्यूज़ दिख रही हों। फिर उसके बाद वो हमें बता रहे हैं चैप्टर 11 थी इसके अंदर, और ये बुक जो है वो लिखी थी स्टेवर्ट ने 1990 में। द डेवर सोल्यूशन हाउ टू रिक्लेम पावर एंड लिबर्टी योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो पब्लिक में ये मतलब वो पब्लिश हुई है। तो ये जी आपका रेफरेंस है। तो इसके साथ हम लोग अपने पीपीटी को एंड करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को इंशाल्लाह मैं जल्द ही कोई और भी बुक पढ़ूंगी तो उसके ऊपर इससे ज़्यादा अच्छे से रिव्यू दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।